तीन दोस्त रवि, मीरा और अर्जुन महीनों से सप्ताहांत में छुट्टी की योजना बना रहे थे। शहर में अपने व्यस्त जीवन से तंग आकर वे एक एकांत, शांतिपूर्ण गंतव्य पर जाने की इच्छा रखते थे जहां वे आराम कर सकें, प्रौद्योगिकी से दूर हो सकें और प्रकृति का आनंद ले सकें। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने धूमस समुद्र तट पर जाने का फैसला किया, जो भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र तट का एक अलग हिस्सा है, जो सामान्य पर्यटक भीड़ से दूर है। ये समुद्र तट अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन ऐसी अफवाहें भी थीं कि इस समुद्र तट का एक अंधकारपूर्ण, रहस्यमय अतीत था। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में उन अजीब घटनाओं के बारे में बात की जो वर्षों से इस क्षेत्र में व्याप्त थीं, लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। अपनी यात्रा के बारे में उत्साहित होकर उन्होंने अपने बैग पैक किए और देर दोपहर में अरब सागर पर सूर्यास्त देखने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे समुद्र तट की ओर घुमावदार सड़कों पर चले, सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, जिससे आकाश में गर्म नारंगी चमक दिखाई देने लगी। जैसे ही गोधूली हुई, हवा शांत और ठंडी थी, वे धूमस समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट खाली था, कुछ भटके हुए मछुआरों को छोड़कर जो रात के लिए अपनी नावें पैक कर रहे थे। ये पूर्ण है, रवि ने कहा, उसकी आंखें तटरेखा को देख रही हैं, आत्मा की गहराई तक नहीं, बस वही जो हमें चाहिए था। हालांकि मीरा को अपने अंदर एक असहज ठंड महसूस हुई। जगह के बारे में कुछ महसूस हुआ, बंद। वह उस पर अपनी उंगली नहीं रख सकती थी, लेकिन हवा में खालीपन का एहसास था, एक शांति जो अप्राकृतिक लग रही थी। हमेशा आशावादी रहने वाले अर्जुन ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाए। आप बस पागल हो रहे हैं, उन्होंने कहा। ये सिर्फ एक शांत समुद्र तट है, कोई गम नहीं। अपनी बेचैनी के बावजूद मीरा अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर चली गई, जहां उन्होंने कैंप फायर लगाया और रात का आनंद लेने के लिए एक कंबल बिछाया। आकाश अंधेरा हो गया था और तारे उनके ऊपर दूर के हीरों की तरह टिमटिमा रहे थे। किनारे से टकराती हुई लहरों की आवाज सुखद थी और एक पल के लिए उन सभी को शांति महसूस हुई। वे आग के चारों ओर बैठे मार्शमैलो भून रहे थे, हंस रहे थे और हर चीज के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं के बारे में। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा ठंडी होती गई और हवा तेज हो गई। मीरा अपनी बाहें मलते हुए कांप उठी। शायद हमें कुछ अतिरिक्त कंबल मिलना चाहिए, उसने खड़े होते हुए कहा। नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो, रवि ने उत्तर दिया। ये सिर्फ हवा है, हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, है ना? जब तक हम कर सकते हैं, आइए इसका आनंद लें। हवा तेज हो गई और लहरों की जो धीमी आवाज थी, वह अब और तेज, अधिक खतरनाक लगने लगी। आग टिमटिमाती और भड़कती रही, मानो हवा उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। मीरा को अपने पेट के गड्ढे में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई, एक डर का एहसास जो कहीं से भी नहीं आया था। शायद हमें टहलना चाहिए, मीरा ने इस भावना से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया। हमारे पैर फैलाओ। हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहने वाला अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। महान विचार, आइए समुद्र तट के दूर छोर पर चट्टानों की ओर चलें। मैंने सुना है कि वहां नीचे एक पुराना प्रकाश स्तंभ है, हम इसकी जांच कर सकते हैं। तीनों दोस्त अंधेरे समुद्र तट के साथ साथ आगे बढ़े। भयानक सन्नाटे में केवल उनके कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उनके पैरों के नीचे की रेत ठंडी थी और हवा समुद्र का नमकीन स्वाद ले जा रही थी। जैसे जैसे वे चल रहे थे, लहरों की आवाज ढोल की थाप की तरह तेज, अधिक लयबद्ध होती जा रही थी। जब वे चट्टानों पर पहुंचे तो उन्होंने दूर तक उभरती हुई प्रकाश स्तंभ की रूपरेखा देखी। यह एक जीर्ण शीर्ण संरचना थी, इसकी खिड़कियां टूट गई थीं और इसका दरवाजा भी कब का टूट चुका था। इसके चारों ओर की हवा घनी, दमनकारी महसूस हुई, जैसे कि प्रकाश स्तंभ को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया हो। मैं इस बारे में नहीं जानती, मीरा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में भय की भावना को महसूस करते हुए कहा। ये जगह सही नहीं लगती। ओह चलो, अर्जुन ने उसे विदा करते हुए कहा। ये सिर्फ एक पुराना प्रकाश स्तंभ है, कुछ नहीं होने वाला। वे तीनों प्रकाश स्तंभ के करीब पहुंचे और जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली रेत पर ताजा पैरों के निशान थे। प्रिंट बड़े थे, मानो किसी भारी चीज से बनाए गए हों। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वह ये थी कि पैरों के निशान घसीटे हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे कि कोई व्यक्ति या वस्तु प्रकाश स्तंभ की ओर खींची गई हो। ओह दोस्तों, रवि ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वे मानव पैरों के निशान की तरह नहीं दिखते। मीरा ने पटरियों को देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि इस जगह के बारे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अर्जुन सदैव निडर होकर आगे बढ़ता रहा। यहाँ शायद कोई और ही है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वह लाइट हाउस के टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचा और उसे धक्का देकर खोल दिया, जिसकी चरमराती आवाज खामोश रात में गूंज रही थी। लाइट हाउस के अंदर गुप्त पर अंधेरा था और हवा धूल से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी टॉर्च की रोशनी में अजीब प्रतीकों और चिन्हों से ढकी पुरानी, खस्ताहाल दीवारें दिखाई दी, जिनमें से कुछ प्राचीन रून्स की तरह लग रही थीं। हवा में बासी गंध आ रही थी और उसमें एक अजीब धातु जैसा स्पर्श था, जैसे कि यहाँ कुछ समय पहले ही मर गया हो। ठीक है, ये थोड़ा डरावना लगने लगा है, रवि ने अपनी कर्कश आवाज में कहा।
चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, दरवाजा एक गगनभेदी धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। क्या बकवास है, अर्जुन ने दरवाजा खींचते हुए चिल्लाया। ये फंस गया है। ऐसा लग रहा था कि कमरा ठंडा हो गया है और हवा एक स्पर्शनीय दमघोंटू ऊर्जा से घनी हो गई है। तापमान में और भी गिरावट महसूस होने पर मीरा की सांसें हल्की हल्की सांस लेने लगी। बाहर हवा तेज चल रही थी, लेकिन अंदर शांत था, मानो हवा ने चलना बंद कर दिया हो। फिर उन्होंने इसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज जो अंधेरे से आ रही थी। शुरुआत में ये हल्का था, लेकिन जल्द ही ये तेज हो गया, जिससे कमरा एक भयानक समझ से बाहर की बड़बड़ाहट से भर गया। मीरा ठिठक गई, उसका खून बर्फ में बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये सैकड़ों आवाजें थीं, सभी एक साथ फुसफुसा रही थीं। क्या हो रहा है? रवि हाँफने लगा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये कहाँ से आ रहा है? अचानक हवा का एक ठंडा झोंका पीछे से उनसे टकराया। मीरा पलटी और उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे के दूर कोने में खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह लंबा, दुबला पतला, खोखली आंखों वाला और अप्राकृतिक मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ मुंह वाला था। इसका शरीर अंधेरे में चमकता और बदलता हुआ प्रतीत होता था, जैसे कि यह पूरी तरह से दुनिया का हिस्सा नहीं था। कौन? आप कौन हैं? मीरा फुसफुसाई, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसने बस अपना सिर एक अप्राकृतिक कोण पर झुका लिया, मानो उनका अध्ययन कर रहा हो। फिर उसने एक धीमा, जानबूझकर कदम आगे बढ़ाया, अपने पैरों को फर्श पर घिसटती आवाज के साथ घसीटते हुए आगे बढ़ी। फुसफुसाहटें तेज और अधिक उन्मत्त हो गईं, मानो कोई आकृति उन्हें बुला रही हो। रवि चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यह आंकड़ा फिर से आगे बढ़ गया और इसके साथ ही तापमान और भी गिर गया। ऐसा लग रहा था कि दीवारें उनके चारों ओर बंद हो गई हैं और बाहर का शांत समुद्र तट अब एक दूर की स्मृति जैसा महसूस हो रहा है। कमरे में छाया अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई थी और फुसफुसाहट अब बहरा कर देने वाली थी। उनके दिमाग में ऐसे विचार भर रहे थे जो उनके अपने नहीं थे। वह आकृति आगे बढ़ी, उसकी उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई थीं, और जैसे ही उसने अर्जुन की बांह को छुआ, वह दर्द से चिल्लाया। उसकी त्वचा जहां छूती थी वहां जलती हुई प्रतीत होती थी और जले हुए मांस की गंध हवा में भर जाती थी। हताश होकर मीरा ने दरवाजा पकड़ लिया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने इसके खिलाफ धक्का दिया और इस बार उसने रास्ता दे दिया। दरवाजा खुल गया और वे रात में हौंकते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। बिना पीछे देखे वे समुद्र तट पर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। घसीटते कदमों की आवाज अंधेरे में उनका पीछा कर रही थी। फुसफुसाहट और घुर्राहट उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनके कानों में गूंज रही थी, हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। आखिरकार वे कार तक पहुंचे और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न करते हुए लाइट हाउस से दूर निकल गए। कार के अंदर की हवा शांत थी, केवल उनकी तेज सांसों की आवाज आ रही थी। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे निकटतम शहर में नहीं पहुंच गए, जहां उन्हें एक स्थानीय व्यक्ति मिला जिसने उन्हें शापित समुद्र तट के बारे में सच्चाई बताई। धूमस समुद्र तट प्रेतवाधित है, उस आदमी ने अपना चेहरा उदास करते हुए कहा। बहुत समय पहले एक जहाज दुर्घटना हुई थी और डूबे हुए दल की आत्माएं प्रकाश स्तंभ में फंस गई थीं। हर रात वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो बहुत करीब आता हो। तुम्हें अंधेरा होने के बाद वहां कभी नहीं जाना चाहिए था। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वे एक बात निश्चित रूप से जानते थे, धूमस बीच ने उन पर कब्जा कर लिया था और इसकी फुसफुसाहट हमेशा उनका पीछा कर